चलिए अब आगे। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुआ अथवा घीघा में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। 8.2 जंतुओं की चाल। केंचुआ। क्रियाकलाप 5। बगीचे में चलते हुए केंचुओं का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक शाही फिल्टर पेपर पर रखिए और इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुओं को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतह में से किसी एक केंचुए आसानी से चल सकता है। देखिए इस प्रकार से है ना केंचुए की गति। केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सटका कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु पेशियां होती है। इसके शरीर के घटने और बढ़ने की सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपना शरीर का पार्श्व भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पार्श्व भाग को आगे की ओर खींचने का प्रयास करता है। इससे वह कुछ दूसरे तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रकार की प्रक्रिया आप देखिए क्या करता है, ये अपने शरीर को जमीन के अंदर जकड़ के रखने का काम करता है। उसी तरीके से ये क्या करता है, अपने अग्रभाग को भूमि में पकड़कर रखता है और पाश्चात्य भाग को स्वतंत्र कर देता है, पीछे के भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात शरीर को संकुचित कर देता है, पाश्चात्य भाग को आगे की ओर खींचने का प्रयास करता है और दूसरी ओर आगे बढ़ने का काम करता है ना। चलिए को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ने का काम करता है। शरीर के चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शरीर के अंदर चिकनापन होता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक बाल जैसी आकृति होती है। ये शुक पेशियों से जुड़ी होती है। ये शुक मिट्टी में उसकी पकड़ मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्तों में अनेक मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जिससे पौधे को फायदा होता है। आपने देखा होगा, जो हमने देखा था आगे, कि हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फायदा देखने को मिलता है केंचुए से। घीघा। किस बगीचे में एक घीघे का अवलोकन कीजिए। क्या इसकी पीठ पर गोल संरचना दिखाई देती है? इसे कवच कहते हैं। यह घीघे का बाह्य कंकाल परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल होता है और यह घीघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घीघे के साथ खींचता जाता है। घीघे को कांच की पट्टियों पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। यह चलना प्रारंभ करे तब सावधानी से कांच की पट्टियों का अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने का ढंग का प्रेक्षण कीजिए। देखिए इस तरीके से चलने का प्रयास करता है। कवच का छेद खुलने पर अपने उससे एक मोटी मसाल संरचना एक सिर बाह्य आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है जो सुदृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए और पैर की लहरदार गति को देखिए। क्या यह घीघे की गति केंचुए की गति तीव्र अथवा धीमी है ना। तो इस तरीके से ये चलने का प्रयास करता है। अब आगे हमें बताया गया तिलचट्टा, कॉकरोच। क्रियाकलाप 7।
किसी कॉकरोच का प्रेक्षण कीजिए जो चित्र 8.20 में हमें दर्शाया गया है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चलता है, वायु में उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है। बाह्य कंकाल विभिन्न एकेकों को परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिनकी कारण गति संभव होती है। तो बाह्य शरीर किसका बना होता है? बाह्य कंकाल का बना होता है, जिससे ये चलने में इनको अच्छे से सहायता मिलती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। इसके आजू बाजू से 2 पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सरके और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे विशिष्ट पेशियों के होते हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने समय उनके पैरों को गति देती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है। पहले आगे के पैर चलते हैं, फिर पीछे के पैर, आजू बाजू क्या पंख भी लगे होते हैं जो इनको सहायता मिलती है। चलिए अब पक्षी। क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते तथा भूमि पर चलते। बतख तथा हंस। कुछ पक्षी जल में तैरते। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने वायु एवं के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है, जैसे कि प्रकोष्ठ होता है जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की मजबूत होती है। पार्श्व पैरों की अस्थियों को चलने बैठने अनुकूल होती है। अग्र की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। तो क्या बोला है कि चलने पैरों की जो अस्थियां होती है वो उनको बैठने चलने में अनुकूल होती है, जिससे वो चल सकते हैं। और आगे की जो उनकी अस्थियां होती है वो पक्षियों को क्या पंख बनाती है, तो पंख से जो वो उड़ सकते हैं, आगे की ओर चल सकते हैं। कंधे की अस्थियां उन्हें मजबूत बनाती है। वृक्ष की अस्थियां उड़ने के लिए पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर की ओर ले जाने में भी सहायता करती है। देखिए ये हमें पक्षी का कंकाल तंत्र बताया गया है। चलिए मछली। क्रियाकलाप 9। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से बढ़ती है? देखिए अब आगे। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए वह चौड़ी ओर से जल में पाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहते हैं। देखिए इस तरीके से चलने का मछली प्रयास करती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकलता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का एक कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में गति करती है। क्या आगे का भाग क्या होता है? मुड़ जाता है और पूंछ अलग दिशा में विपरीत अलग दिशा में गति करती है। अनुसार शरीर में मुड़ती रहती है और तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, मतलब आगे पीछे पूंछ गति करती है। इसके एक झटका लगते ही मछली आगे की ओर चलने लगती है। तो एक झटका लगता है जैसे ही तो मछली आगे की ओर चलने का काम करती है। इस प्रकार क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में सहायता करते हैं। देखिए ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल को संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं कि कौन सी दिशा में वो जा रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस प्रकार के पंखों की तरह से विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? आपने देखा होगा कि कभी चित्र में या टीवी में कि वो इस तरीके के क्या फ्लिपर पहनते हैं, जिससे क्या हो सके कि वो आसानी से तैर सके, जिस तरीके से मछलियाँ तैर रही है। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए देखा है? आगे बढ़
देखा है, क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। क्षीण यानी छोटी होती है, असंख्य बहुत ज़्यादा होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलने का काम करता है। इसका शरीर अनेक वलय से बना होता है ना। प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देने का काम करता है। इसका कारण सर्प देखिए, ये सीधे किस तरीके से चलता है, बहुत तेजी से आगे की ओर चलने का काम करता है, परंतु सरलता से रेखा में नहीं चलता। सरल रेखा में नहीं, इधर उधर होकर चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां, पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति से संबंधित अनेक प्रश्न इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ग्रेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं जो विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, विशेष अंग। चलिए देखिए अब आगे, उन जंतुओं के विशेष गति में किस प्रकार से सहायता मिलती है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की अवस्था होती है। मनुष्य के 2 पैरों तथा गाय के और भैंस के 4 पैर होते हैं बहुत से। अब देखिए कि किस तरीके से वो चलते हैं, क्या उस शरीर में चलने में समानताएं होती है, क्या वो एक ही तरीके से चल सकते हैं। जंतुओं के चलने के लिए कितने अलग अलग अंग की आवश्यकता होती है। जंतु संपादित होते हैं क्यों। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग होता है। हमारे पैरों का तथा हमारे हाथों का दोनों का ढंग क्या होता है, अलग अलग होता है। इतने अधिक प्रश्न संभव तो अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। चलिए यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है ना। तो अब हमने काफ़ी सारी संधियों के बारे में तथा हमारी शरीर के अंदर कौन सी संधियाँ होती है, कौन सी चीज़ मुड़ सकती है, कौन सी चीज़ आगे पीछे हो सकती है, कौन सी चीज़ इधर से उधर होने का काम करती है, अलग अलग। जैसे कि हमने मछली के बारे में, सर्प के बारे में, तिलचट्टे के बारे में, केचुआ तथा घेघा के बारे में जानकारी ली। अब देखिए यहाँ पर ये जितना अभ्यास दिया गया है वो आपको पूर्ण करना है। ये पाठ यहाँ पे आपका समाप्त होता है।